जो निशिकांत दुबे है उन्होंने कहा है कि आजीवन ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति पर चुनाव लड़ने का पाबंदी लगाई जाए। अगर ये भी हो गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? तो ये जो इस समय सत्ता पक्ष की तरफ से ये जो एक निजी मोशन लाया गया निशिकांत दुबे के द्वारा, ये जी। बहुत सोचा विचारा एक थॉट है, एक रणनीति है। और मुझे लगता है कि केवल 4 देशों का नाम लिया है कि ये वहां जाते हैं और जॉर्ज सोरोस के पिट्ठुओं से और दूसरे लोगों से मिलते हैं। 4 देशों का ही नाम निशिकांत दुबे ने क्यों लिया, जरा इस पर सोच लीजिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4 देशों का नाम लिया है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड इन और बहरीन, इन 4 देशों का नाम लिया है। अब की बार मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वियतनाम तो अभी हाल ही में गए थे ना, नए साल के मौके पर कैसे आबा धाबी में गए थे, फिर दोबारा गए 15-20 दिन वहां लगा कर आए हैं सर। और तो आप और आपको याद होगा सर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, पूरा देश शोक में था, तब भी राहुल गांधी वियतनाम दौड़ गए थे। तो ये सारे दौरे ऐसे जिन पे हमेशा सवाल उठते सर, करते क्या है वहां जाकर? तो हो सकता है इन 4 देशों की कंक्रीट जानकारी इस वक्त निशिकांत दुबे के पास हो या हमारी जांच एजेंसियों के पास हो, और उनकी पोल पट्टी तभी खुलेगी जब चर्चा होगी इस मुद्दे पर सदन में। तो फंस गए हैं राहुल इस बार, पता चलेगा वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं। देखिए, दर्शकों के लिए बता रहा हूं, आपको जानकारी है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सारे देशों में हमारे मिशन हैं, हमारे उच्चायोग हैं, हमारे दूतावास हैं। उन दूतावासों में हमारे मिलिट्री के ऑफिसर भी काम करते हैं, हमारे जो जिनको हम खुफिया तंत्र कहते हैं वो भी वहां पर काम करते हैं। जो पासपोर्ट लेकर के राहुल गांधी दुनिया में घूम रहे हैं, उस पासपोर्ट पर जब ये यहाँ से विदेश जाते हैं तो यहाँ का भी ठप्पा लगता है, जब किसी देश में जाकर के उतरते हैं वहां का भी ठप्पा लगता है। आजकल सारे देश इंटरलिंक हैं, उनके सर्वर इंटरलिंक है। कौन किस देश का नागरिक कहाँ की यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज से उतरने से पहले, चूंकि मैं विदेश यात्रा कर चुका हूं मुझे पता है, हवाई जहाज में ही आपको एक फॉर्म दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन कहाँ रहने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी दीजिए। वो फॉर्म सारा भरा जाता है, वो जमा होता है। जब आपका इमिग्रेशन वगैरह ये वहाँ पर आप हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं तो वो सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड में चली जाती हैं, ऑनलाइन वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर राहुल गांधी को या कांग्रेस के नेता को या 10 जनपद परिवार को ये गलतफहमी है कि इनके दौरे गोपनीय हैं और किसी को पता ही नहीं है, या भारतीय एजेंसियां इतनी नाकारा हैं, इतनी नालायक हैं कि उनको कोई पता ही नहीं है कि ये किससे मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती है। और वो भी ऐसा परिवार जिसके 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं और जिनको सारी जानकारी होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको, और फुटप्रिंट आप कहीं कहीं कुछ कुछ छोड़ करके जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की खुरापाते लगातार कर रहे हैं, अगर आप देश के एक धवल, एक बिल्कुल, मैं कहूंगा कि जिन पर कोई रत्ती भर भी दाग नहीं है, जिनके कामकाज पर, जिनके चरित्र पर, जिनका कुल कैरेक्टर जो है वो पूरे देश के सामने, 13.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 11.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई एक जरा सा भी कहीं धब्बा नहीं है, ऐसे प्रधानमंत्री पर आप आक्षेप, और वो भी इतनी नीच स्तर के एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं या अभी बहुत माल बाकी है एप्स्टीन फाइल में, इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना। आ बैल मुझे मार एक कहावत है। ये प्रधानमंत्री बहुत संयमी है, क्षमाशील भी है, बहुत सारी चीजों, और वो तो खुद ही कहते हैं मजाक में कि आपकी सेहत का राज क्या है, कि मैं रोज 2 किलो गाली खाता हूं। तो जो प्रधानमंत्री बिना कसूर के और 24/7 जो देश के लिए ही काम कर रहा है और पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने हैं वो सब ईर्ष्या भी रखते हैं और उनके नागरिक अब ये कहने लगे कि काश नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें भी मिला होता। ऐसे प्रधानमंत्री का अगर आप कैरेक्टर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई ये इंतहा है, ये इंतहा है। और
सारी सीमा रेखाएं आप पार कर रहे हैं। आप क्यों पार कर रहे हैं? ताकि कांग्रेस के भीतर आपके खिलाफ एक माहौल ना बने, पार्टी के नेता ये ना कहें कि इसको उठा करके बाहर फेंको, इसने कबाड़ा कर दिया, ना केवल पार्टी का बल्कि हमारा करियर तबाह कर दिया, हमारे लिए कोई संभावना बची नहीं है। रोजाना हंगामे करना और सरकार पर बेवजह के आरोप लगाना और झूठ बोलना। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें अमेरिका की तरफ से भी जो बयान जारी किया गया है और हमारे यहाँ से भी जो बयान जारी किया गया और जो हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है, उसमें क्लियर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छेड़ा ही नहीं गया है, डेयरी सेक्टर को छेड़ा ही नहीं गया है। जो चीजें हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अमेरिका से आयात कर रहे थे, वो जारी रहेंगी और जो नए प्रस्ताव लेकर के अमेरिका आया था, वो उनको हमने जगह नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी, इसलिए 8 महीने लग गए। उस पर झूठ बोलना, उसके लिए फिर वैसे ही 13 महीने जैसे आंदोलन खड़े करने की साजिशें रचना। तो ये सारी चीजें आखिर कोई भी सरकार या कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे समय पर क्यों बर्दाश्त करेगा अंजू जी, जब 5 राज्यों के चुनाव तो अब होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में और केरल में, और 5 राज्यों में 2027 के शुरू में होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, और 2027 के आखिर में हिमाचल और गुजरात में होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 12 राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इनको छूट देगी कि आप झूठ बोलना चाहे, जितना झूठ बोलना चाहे उतना झूठ बोलिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आप कह रही थी, कठिन समय शुरू हो चुका है इनका, और जो सूचनाएं गवर्नमेंट के पास होंगी, हालांकि वो इसमें विश्वास रखती है गोपनीयता का पालन करने में, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। वो गवर्नमेंट खुद नहीं कहेगी, किसी और के द्वारा कह देगी, कहलवा देगी। इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल सर, हद तो क्रॉस कर दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि आप ये सोचिए, हम ये मान कर चलते हैं सर, संसद के पटल पर खड़े होकर जो बातें कही जाती हैं, वो झूठी नहीं हो सकती, सच होता है। आपने मंत्री का नाम ले दिया, पीएम मोदी का नाम ले दिया, अपना क्यों नहीं बताया? आपकी तो माताजी का नाम भी तो है उसमें, जिसमें ये साफ कहा गया है सर कि वो तो मदद मांगने गई थी, फंड मांगने गई थी कि सरकार ये हटा दो, हमको सरकार बना दो, हमको चुनाव जिता दो। इनका नाम भी तो है। इनके बारे में क्या लिखा है? इनकी तो छवि को ही पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है कि ये तो ऐसे नेता है, वैसे नेता है, जैसे बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था। तो आप वो कहते हैं ना सर कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अभी आप देखिए, जगदम्बिका पाल जी के साथ जब वो चेयर पर बैठे थे, कैसे बहस रहे थे। हाँ, और उसके बाद बाहर आकर जब मंत्री महोदय केंद्र सरकार के मीडिया से बात कर रहे थे, कैसे गलबैया होकर बाजू से उनको घसीट रहे थे। ये क्या नौटंकी थी सर? ये क्या कहना चाह रहे थे? वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो झूठ उन्होंने अंदर परोसा है, उसकी पोल खुल रही थी मीडिया के सामने, और फिर मीडिया पर भड़ास निकाल रहे थे। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बताया था या किसी और चैनल पे बताया था, जिस दिन गणतंत्र दिवस समारोह के बाद एट होम सेरेमनी राष्ट्रपति भवन में की गई थी, उस समय बहुतों को बुलाया गया था, इनको भी बुलाया गया था, क्योंकि ये मरे जा रहे थे जब पुतिन आए थे और इनको और खड़गे साहब को नहीं बुलाया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आइए, अगर आपका प्रोटोकॉल है तो आइए। अब उसमें ये होता है कि राष्ट्रपति और जो गेस्ट, चीफ गेस्ट हैं समारोह के, वो साथ साथ पहुंचते हैं एट होम सेरेमनी में। तो वो आने वाले थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे टहलते हुए वहां पहुंचे, और चूंकि सब लोग इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और तमाम लोग, वो सब लाइन में खड़े हुए थे राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए। तो बाकी को देख करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां खड़े हुए, लेकिन कहाँ खड़े थे? जहां वो राजदूत दूसरे देशों के और उच्चायुक्त में राजनयिक खड़े होते, वहां जाके खड़े हो गए, जबकि इनको प्रधानमंत्री के आसपास रहना चाहिए था, क्योंकि दोनों सदनों के ये नेता प्रतिपक्ष हैं। वहां खड़े नहीं हुए। दूसरे, राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के आने से पहले ही राहुल गांधी लाइन से निकले और जाकर के जो 30-32 टेबल पड़ी हुई थी और कुर्सियां पड़ी हुई थी, उनमें से एक पर जाकर के बैठ गए।
यानी इन्होंने राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के आने का इंतजार नहीं किया और जाकर के टेबल पर बैठ गए। तो किरण रिजिजू ने इनको इशारा किया कि आप वहां मत बैठिए, आपको प्रोटोकॉल के तहत यहाँ खड़ा होना होगा। नहीं आए। बाद में किसी और अधिकारी ने जाकर के उनको प्रोटोकॉल समझाया और शायद उनसे आग्रह किया कि ऐसा मत करिए, ये बहुत गलत एक मिसाल हो जाएगी। तो फिर ये जाकर के लाइन में खड़े हुए। इसके अलावा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्र के 2 मंत्री मीडिया से बात कर रहे हों किसी विषय पर और कोई तथाकथित नेता प्रतिपक्ष का नेता, मैं तथाकथित इसलिए कि ये उस नेता प्रतिपक्ष के पद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो जिम्मेदारी है, जो पद है, उसको खिलवाड़ करके रख दिया उसके साथ में। पैंट की जेब में हाथ डाल करके ये पहुंचते हैं उन मंत्रियों के पास और कहते हैं कि आइए, आप चूंकि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मिलकर के प्रेस को संबोधित करते हैं, आप बात करिए और मैं उसका जवाब देता हूं। बताइए। इतनी अप्रिय स्थिति ये इन्होंने पैदा करके रख दी है। तो दोनों मंत्री क्योंकि उलझना नहीं चाहते थे, किसी मूर्ख से आप उलझेंगे तो आपका स्तर भी क्या रह जाएगा, तो वो वहां से चले गए। इसी तरीके के बहुत सारे दृष्टांत हैं। स्पीकर से बहस करना, चेयर से बहस करना, चेयर का अपमान है। और नेता प्रतिपक्ष हैं, ये जिस तरीके से सदन में बैठते हैं, जिस तरह ये अपने आस पड़ोस के सांसदों से या पीछे मुड़ करके अपनी बहन से बात करते रहते हैं, जिस तरह किसी के भी कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं, और जो चाय पीते हुए एक वीडियो इनका वायरल हुआ, वो सब चीजें, ये सब चीजें क्या शो करती हैं? आप चेयर की साख को कम करना चाहते हैं, उनके चैम्बर में जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस के सांसदों से इन्होंने नारेबाजी करवाई, जिस तरह के तर्क वितर्क करवाए, ऊंची आवाज में एक तमिलनाडु की इनकी महिला सांसद ने किरण रिजिजू का अपमान करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऊंची आवाज में बात की। मतलब स्पीकर बैठे हैं वहां पर, तब ये हंगामा, अभूतपूर्व ऐसी घटना कभी नहीं हुई संसद के इतिहास में। तो प्रधानमंत्री की चेयर के पास आप महिला सांसदों को भेजें, उनके हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के भेजें, उनमें भी चुन करके 3 दलित सांसदों को भेजें, ताकि कुछ अगर ऐसा हो जाए तो इसको इश्यू बना करके बहुत बड़े कैनवास पर देश के भीतर और देश के बाहर बदनाम करो प्रधानमंत्री को और उनकी सरकार को। ये सब क्या है? ये कोई बहुत शातिर दिमाग का अपराधी ही इस तरह की हरकतें करता है और चीजों को डिजाइन कर सकता है। तो हर चीज की हदें पार की गई हैं, इंतहा की गई है। गवर्नमेंट अभी तक शांत थी और शायद मोदी जी ने भी सबको निर्देश दे रखे थे कि ये अगर एक्सपोज हो रहे हैं, अपने कपड़े लत्ते उतार रहे हैं, तो इनको उतारने दो। देश के सामने इनकी असलियत आ जाएगी तो लोग खुद ही समझ जाएंगे। वैसे समझ भी गए हैं, वरना इतने थप्पड़ कोई नहीं मारता है किसी को जितने इनको पड़ रहे हैं। लगातार पड़ रहे हैं, लोग इनको ठुकरा रहे हैं, इनको चुन ही नहीं रहे, इनको मौका ही नहीं दे रहे, इन पर विश्वास ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में भी अगर आपको अकल नहीं आ रही है या इनके सलाहकारों को अकल नहीं आ रही है, तो आप अगेन मैं कहूंगा, इतना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए और पार्टी के लिए कि वहां से फिर निकलना ही आपके लिए मुश्किल होगा।